Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat. Today I am going to discuss about cardiac disorder, that is coronary artery disease means CAD. कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ में क्या होता है कि कॉर्नरी आर्टरी में obstruction हो जाती है। कॉर्नरी आर्टरी मेनली क्या करती है कि हार्ट की जो मायोकार्डियल लेयर होती है, इनर साइड लेयर, इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको ब्लड सप्लाई देती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिफ़िकल्टी आ जाए, यानी कि इसमें कोई अकम्युलेशन हो जाए तो बहुत सारे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ में क्या होता है कि जो कॉर्नरी आर्टरी होती है, जो इसकी इनर मोस्ट लेयर होती है, मीन सबसे जो इनर साइड की लेयर होती है, ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं जिसे, एंडोथेलियल लेयर की बनी होती है। इसमें क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, प्लेग की अकम्युलेशन हो जाती है, जो हम इस डिसीज़ कंडीशन में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ क्या होती है कि इट इज़ द एबनॉर्मल अकम्युलेशन ऑफ द लिपिड्स और फैटी सब्सटेंस एंड फिब्रिस विच ब्लॉक्स एंड नैरो द ब्लड वेसल्स रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम। इसमें क्या हो जाता है कि अकम्युलेशन हो जाती है। अकम्युलेशन में क्या होता है कि लिपिड्स की अकम्युलेशन होती है और फैटी सब्सटेंस की। फैटी सब्सटेंस कब हमारी बॉडी में अकम्युलेट होते हैं, जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाए। कोलेस्ट्रॉल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फैट, लिपिड्स, जब फैट्स, लिपिड्स की अकम्युलेशन हो जाए इन दी कॉर्नरी आर्टरी क्या होती है कि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, जो मायोकार्डियल लेयर होती है उसको प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई देती है, तो प्रॉपर्ली फंक्शन करता है हमारा हार्ट। इसमें क्या हो जाती है कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज़ की होती है, उसमें लिपिड्स, फैटी सब्सटेंस जो होते हैं वो अकम्युलेट हो जाते हैं, कलेक्शन हो जाती है उसकी, जो कि अगर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाती है, ब्लॉकेज बन जाती है। एंड अगर ब्लॉकेज बन जाए, जैसे ये है कॉर्नरी आर्टरी, अगर इसमें प्लेग हो जाए, अकम्युलेशन हो जाए फैट की, लिपिड्स की, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी, और कॉर्नरी आर्टरी है वो हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, तो हार्ट प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं करेगा। इसके साथ क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा ब्लड फ्लो टू दी मायोकार्डियम। जो ब्लड की इनर मोस्ट लेयर होती है उसमें प्रॉपरली फंक्शनिंग उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो प्रॉपरली मायोकार्डियम को नहीं पहुंचेगा। तो जो मायोकार्डियम होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि हार्ट को पंप करने में जितने भी फंक्शन होते हैं इनर मोस्ट लेयर होती है वो प्रॉपरली फंक्शन करती है। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिले, ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए, तो वो अपनी नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगी, उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इसमें। CAD is characterized by accumulation of the plaque with a layer of coronary artery। इसमें क्या हो जाता है, CAD में accumulation हो जाती है प्लेग की इन द इनर मोस्ट, जो लेयर होती है कॉर्नरी आर्टरी की, उसमें प्लेग की अकम्युलेशन होती है। अगर अकम्युलेशन हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, प्रोग्रेसिवली एनलार्ज हो जाएगी, थिकन हो जाएगी जो प्लेग है, और कैल्सीफाई करेगा वो। तो उसके साथ क्या होगा कि नैरोइंग हो जाएगी, जो कॉर्नरी आर्टरी का ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा, उसमें प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपरली ब्लड का फ्लो नहीं होगा, तो उसके साथ जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ब्लड का जो हार्ट का फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होगा, तो पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। कार्डियक डिसरिदमा हो सकता है, पेशेंट को बहुत सारे ECG चेंजेस आ सकते हैं इस कंडीशन के साथ। जैसे कि ये है नॉर्मल आर्टरी जो कॉर्नरी आर्टरी होती है वो बिल्कुल स्मूथली मसल्स होते हैं, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती, नैरोइंग नहीं होती, तो ब्लड इसमें ईजिली फ्लो करता है। मगर जो CAD की प्रॉब्लम है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ की प्रॉब्लम है, इसमें जो येलो पोर्शन है ये है प्लेग। इसमें बहुत सारी प्लेग जो होती है कैमुलेशन हो जाती है, फैटी सब्सटेंस होते हैं उसकी कैमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जो अगर फैटी जो सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ पर प्लेग होती है, यहाँ पर अकैमुलेशन हो जाए तो उसका जो ल्यूमन होता है, मीन्स उसकी जो ओपनिंग होती है वो नैरो हो जाएगी, तो जो ब्लड है इसमें जो ब्लड है ईजिली फ्लो कर रहा है, तो बट इसमें क्या होगा कि नैरोइंग के कारण ईजिली फ्लो नहीं करेगा। तो ये कॉर्नरी आर्टरी होती है, ये हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, ये अगर इसमें कोई नैरोइंग हो जाए तो ये प्रॉपरली हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, तो हार्ट चूंकि जो मायोकार्डियम लेयर है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा अपना हार्ट।
तो उससे प्रॉब्लम, पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। एथेरोस्क्लेरोसिस सीएडी की कंडीशन होती है। इसमें क्या हो जाता है कि डिसीज़ होती है लार्ज और मीडियम साइज मस्कुलर, जो लार्ज और मीडियम साइज की मस्कुलर आर्टरीज होती है उसमें क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एंडोथेलियल डिसफंक्शन। जो एंडोथेलियल लेयर होती है, इसकी इनर साइड लेयर होती है, उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है। वस्कुलर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो वेसल्स होती हैं इसमें हार्ट की जो वेसल्स होती हैं उसमें क्या हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बिल्डअप हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, सेलुलर डेब्रिस, इसमें क्या हो जाती है, इसकी अकमुलेशन होती है। उसके साथ क्या होगा कि जो वेसल्स है उसकी जो नॉर्म फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो इनर मोस्ट लेयर होती है इंटीमा ब्लड वेसल्स की, उसमें क्या हो जाता है, डेब्रिस, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड सब्सटेंस जो होते हैं उसकी अकमुलेशन हो जाएगी, तो वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होती। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। Next is risk factor of CAD for under this modifiable and non-modifiable. Modifiable में first one is high blood cholesterol level. अगर किसी पर्सन का कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रहता है, नॉर्मल लेवल कितना होता है कोलेस्ट्रॉल का, 96 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, अगर इससे इंक्रीज हो जाए, 106 से इंक्रीज हो जाए 120 हो जाए, तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है सीएडी की। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो फैटी सब्सटेंस होते हैं, लिपोप्रोटीन होते हैं, उसकी जो सब्सटेंस जो इंक्रीज हो, एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जो आर्टरी होती है, कॉर्नरी आर्टरी, अगर उसमें एक्यूमुलेशन हो जाए फैटी सब्सटेंस की, तो उसमें नैरोइंग, प्लेग वगैरह बन जाएगी। तो प्लेग के साथ क्या होगा कि नैरोइंग होगी, तो ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ल्यूमन का जो साइज होता है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो जो ब्लड का फ्लो है, जो फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा, तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। सिगरेट स्मोक जो करते हैं उनको भी सीएडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तंबाकू चीव करने से भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल के साथ पेशेंट की जो आर्टरीज हैं उसमें प्लेग की एक्यूमुलेशन हो सकती है। हाइपरटेंशन, अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। अगर इससे इंक्रीज कर जाए 130 140 तक हो जाए, तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तब भी पेशेंट को सीएडी की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटिक मेलाइटिस में भी पेशेंट को सीएडी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डायबिटिक मेलाइटिस जो होती है उसमें काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये एंडोक्राइन की डिसीज़ होती है। इसके साथ दूसरी कंडीशन है वो भी वर्स हो जाती है, तो पेशेंट को इसके साथ भी सीएडी की प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर कोई प्रॉपरली फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, बेड रिडन रहता है, तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके साथ उसकी जो वेन होती है, आर्टरीज होती है, वो प्रॉपरली उसकी फंक्शनिंग नहीं होती, वो उस नॉर्मली फंक्शन नहीं करती, वो हार्डनिंग हो जाती है। अगर एक जगह रहने से, अगर कोई हम एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो एक जगह पर रहने पर भी जो आर्टरीज होती है उसमें हार्डनिंग आ जाती है, स्मूथनिंग, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, तो आर्टरीज में प्रॉब्लम हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है। ओबेसिटी के कारण भी पेशेंट को सीएडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीस है, मोटापे में है पेशेंट, तो उसकी जो आर्टरीज होती है, वेन होती है, उसके बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जो उसके इंटरनली ऑर्गन है उसमें प्रेशर पड़ेगा, तो पेशेंट को सीएडी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, नॉन मॉडिफिएबल को हम चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की पेशेंट के पेरेंट्स में कोई जीन्स हैं इसके सीएडी के, अगर उसके पेरेंट्स को, फादर मदर को ये प्रॉब्लम है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है, तो वो जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है नेक्स्ट जनरेशन में, तब भी सीएडी की प्रॉब्लम हो सकती है। इंक्रीजिंग एज के साथ भी ये प्रॉब्लम इंक्रीज कर सकती है, जैसे कि ओल्डर एज में इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। ओल्डर एज में क्या अडल्ट के बाद जो ओल्डर एज आती है, मीन्स 50 के अबव जो एज होती है वो ओल्डर एज होती है, उसमें क्या हो जाता है कि जितनी भी फंक्शनिंग होती है बॉडी की वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी सीएडी की प्रॉब्लम हो सकती है। जेंडर में ज़्यादा मोस्टली अगर जेंडर की बात करें तो मेल में ये प्रॉब्लम मोर होती है, क्योंकि उनमें जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। रेस जैसे कि रेसिंग निग्रोज की बात करें, तो रेशियल की बात करें तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जे सीएडी की। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू द etiological factor, for example cholesterol level, high cholesterol level, lipid, fatty substances, hypertension, diabetic mellitus,
अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की, हाइपरटेंशन की, डायबिटिक मेलाइटिस की, तो पेशेंट को उसके साथ इंजरी हो सकती है। इंजरी के साथ क्या होगा कि जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं आर्टरीज के, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी पेशेंट को। तो उसके बाद क्या होगा, जहाँ पर भी स्वेलिंग होगी तो वहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, इम्यून रिएक्शन होगा पेशेंट को। जहाँ पर इंजरी होती है पेशेंट को, इम्यून रिएक्शन होता है, वहाँ पर क्या हो जाती है, लिपिड्स, प्लेटलेट्स एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉट करने में। जहाँ पर ब्लीडिंग होती है, इंजरी होती है, वहाँ पर प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, कम्युलेशन हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा पेशेंट को, वहाँ पर फॉर्मेशन हो सकती है प्लेक की और अरिथ्रोमा हो सकता है पेशेंट को। ब्लड फ्लो जो है प्रॉपरली, जो आर्टरी में, कॉर्नरी आर्टरी में ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, उसमें अब नॉर्मेलिटी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लिपिड्स, प्लेटलेट और अदर जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कहाँ, वहाँ पर जाके कॉर्नरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएंगे। कम्युलेशन होने के बाद क्या होगा, जो ब्लड फ्लो हो रहा है नॉर्मली वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो कॉर्नरी आर्टरी की डिसीज पेशेंट को हो सकती है इसमें। उसके बाद क्या होगा कि प्लेट जो होती है बहुत सारी, जहाँ प्लेग की ऑब्स्ट्रक्शन बन जाएगी, जो प्लेग है वो कॉर्नरी आर्टरी में अकमुलेशन हो जाएगी। तो अगर प्लेग की रप्चरेशन हो जाए, मतलब उसमें रप्चर हो जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लेटलेट जो है वो रप्चर वाली साइड पे वहाँ पर चिपक जाएंगे, क्लिम कर जाएंगे, तो उसके साथ पेशेंट को ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्लड क्लॉट के कारण पेशेंट को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो कॉर्नरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई देती है हार्ट को। अगर उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं मिलेगी, जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं देगी हार्ट को, तो उस वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ल्यूमन जो होता है जिसकी नैरोइंग हो जाएगी तो ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी। जो RBC होते हैं, RBC होते हैं, जो ब्लड होता है वो प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, तो उसके साथ पेशेंट को हार्ट अटैक भी हो सकता है। मींस पेशेंट को जो कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है इसमें। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द CAD। फर्स्ट वन इज इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम। इसमें क्या है कि जो कॉर्नरी आर्टरी होती है उसमें अगर प्लेक हो बन जाए, अकमुलेशन हो जाए फैटी सब्सटेंस की, लिपिड्स की, तो उसके साथ क्या होगा कि उसमें ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट हो जाएगी, क्योंकि जो ल्यूमन है उसका साइज जो है वो नैरो हो जाएगा, तो पेशेंट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। जो मायोकार्डियन लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, उसको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो पेशेंट को इस्चीमिया हो सकता है, चेस्ट पेन होगी, मीन्स एंजाइना होगा, पेशेंट को चेस्ट पेन होगी बहुत सारी। जो चेस्ट पेन होती है वो जो ये बॉडी है, तो पेशेंट के ये होती है हार्ट की लोकेशन, पेशेंट के एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है, मिडल में, सेंटर में पेन हो सकती है, हार्ट वाली साइड पर पेन हो सकती है। जो पेन है वो रेडिएट कर सकती है आर्म पे, एक्जिला में पेन हो सकती है, नेक में पेन हो सकती है, पेशेंट की पूरी बॉडी में ये रोटेट करेगी पेन, और ये पेन जो होती है वो टॉलरेबल नहीं होती, काफ़ी सीवियर पेन होती है पेशेंट को। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी पेशेंट को, मीन्स डिस्पनिया होगा पेशेंट को, क्योंकि अगर मीन्स प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो जो हार्ट होता है वो प्रॉपरली पंप नहीं करेगा। अगर वो प्रॉपरली पंप नहीं करेगा तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो प्रॉपरली ऑक्सीनेटेड नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड में चेंज करके तो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई देता है, बट इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जो कॉर्नरी आर्टरी होती है उसमें नैरोइंग हो जाएगी, वो प्रॉपरली हार्ट को सप्लाई नहीं देगी, तो हार्ट फर्दर सप्लाई नहीं देगा, तो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है, क्योंकि लंग्स में प्रॉपरली क्या होती है कि उसकी जो कैपिलरीज होती हैं, कैपियोल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के एक्सचेंजेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ऑक्सीजन में चेंज होती है। इस कंडीशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है पेशेंट को, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, पेशेंट की जो कार्डियक आउटपुट होती है वो नॉर्मल नहीं रहेगी, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स ECG चेंजेस आ सकते हैं, इसमें अरिथमिया हो सकता है पेशेंट को, जो
नॉर्मल रिदम होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। ईसीजी चेंजेस आएंगे, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती हैं उसमें पेशेंट को चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे PQ वेव्स होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं इसमें। हाई लेवल ऑफ कार्डियक एंजाइम, इसमें क्या होता है कि जो कार्डियक एंजाइम होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका लेवल इंक्रीज कर सकता है। अगर कार्डियक एंजाइम का लेवल इंक्रीज कर जाए तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को CAD की प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट इज डायफ्रोसिस। डायफ्रोसिस क्या होगा कि पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, क्योंकि अगर पेशेंट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, कॉर्नरी आर्टरी प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं देगी हार्ट को, तो हार्टली फर्दर जो है दूसरे ऑर्गन को पंप करके जो है ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो उसके साथ क्या होगा कि पेशेंट के जो ऑर्गन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, तो पेशेंट को काफ़ी स्ट्रेस होगी, तो पेशेंट के जो स्वेटिंग है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है इस कंडीशन में। नेक्स्ट वन एज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अंडर दिस कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट की प्रॉपरली मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। इसमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, जितनी भी हिस्ट्री है पेशेंट की वो कलेक्ट करेंगे। उसके प्रीवियस डाटा से कलेक्ट कर सकते हैं, पेशेंट के रिलेटिव से हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, पेशेंट से अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट से हम प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं उसकी जो प्रॉब्लम। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन प्रॉपरली करेंगे। इसमें ECG करवाएंगे, ECG में हम प्रॉपरली चेंजेस देखेंगे, PQ और ST में कितने चेंजेस आ रहे हैं। इकोकार्डियोग्राम करवाएंगे, कॉर्नरी एंजियोग्राफी करवाएंगे। कॉर्नरी एंजियोग्राफी में क्या होता है कि जो फीमोरल होती है उसके थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं, तो उसके थ्रू हम देखेंगे कि जो कॉर्नरी आर्टरी तक जाएगा। कॉर्नरी आर्टरी में जितनी भी प्रॉब्लम है वो ग्राफी के थ्रू हम मॉनिटर पर प्रॉपरली देख सकते हैं। स्ट्रेस इको करवाएंगे। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को रनिंग करवाते हैं। स्ट्रेस एक ट्रेडमिल मशीन होती है, उसमें पेशेंट को अगर हम देखेंगे कि इसमें पेशेंट को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, अगर जितना भी पेशेंट अपना वर्कआउट कर रहा है उसके साथ पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस के कारण तो नहीं पेशेंट को CAD की प्रॉब्लम हुई। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो तब भी पेशेंट को उसमें क्या होता है, स्ट्रेस में जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो हाई हो जाती है। अगर डिमांड हाई होगी, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि कॉर्नरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उसके साथ जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो हाई हो जाएगी, नॉर्मली जितनी होती है उसमें भी पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी। मगर अगर इस कंडीशन में CAD की प्रॉब्लम में हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो वर्कलोड किस पर पड़ेगा, हार्ट पे। तो हार्ट तो नॉर्मली काम नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी करवाएंगे। इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो बॉडी में इंसर्ट करेंगे। अगर बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो वो जहाँ पर अगर तो वो एक पोजीशन पर जाकर वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, वहाँ पर स्टॉप होता है, तो हम ये कंडीशन की पेशेंट की पता चल सकती है कि पेशेंट को कौन सी कंडीशन हुई है। MRI करवाएंगे पेशेंट की, कंप्यूटर CT स्कैन करवाएंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी करवाएंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। इसमें क्या चेक करेंगे कि जो कॉर्नरी आर्टरी का फ्लो है, ब्लड फ्लो है वो कितना है, इसके थ्रू हम प्रॉपरली फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट प्रॉपरली करवाएंगे, पेशेंट के ब्लड प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। इसमें कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएंगे, पेशेंट का कार्डियक एंजाइम होते हैं उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि कार्डियक एंजाइम की जो इन कंसंट्रेशन है अगर वो इंक्रीज कर जाए तो उस कंडीशन में भी हम देख सकते हैं कि CAD की पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ट्रोपोनिन, CKMB, मायोग्लोबिन, C रिएक्टिव प्रोटीन। अगर इनमें कोई भी चेंजेस आए, जो जितने भी हैं, जो कार्डियक एंजाइम में कितनी भी चेंजेस आ जाए, अगर इसका लेवल इंक्रीज है तो पेशेंट को CAD की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम पेशेंट के ब्लड टेस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट वन एज मैनेजमेंट। अंडर दिस फर्स्ट वन इज ड्रग थेरेपी। एंटी एंजिनल मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। एंजीना पेशेंट को हुआ है, एंजीना पेन हो रही है, एंजाइना पेन हो रही है, तो पेशेंट को एंटी एंजीना मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्या देते हैं, नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पेशेंट को देंगे, ताकि जो ब्लड सप्लाई हुई है, जो ब्लड सप्लाई की डिमांड है उसको हम मेंटेन कर सकें। इसमें हम पेशेंट को नाइट्रेट्स देते हैं। नाइट्रेट्स क्या करते हैं कि जो डायलिटेशन होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जो वेसल्स की डायलिटेशन होती है उसके लिए हम पेशेंट को नाइट्रेट्स देंगे। और ये नाइट्रेट्स होते हैं ऑरली भी दे सकते हैं, सबलिंगुअल भी दे सकते हैं, जो टंग पर रखे हुए भी पेशेंट च्यू कर सकता है, IV भी पेशेंट को दे सकते हैं, और ट्रांसडर्मली भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं।
CAD में हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स भी देंगे। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि इनहिबिट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स दैट आर लोकेटेड इन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड इन द हार्ट मसल्स। जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है उसको क्या करते हैं कि इन्फ्लेट करते हैं, मीन स्टिमुलेट करेंगे। जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेशन के साथ क्या होगा कि वो प्रॉपरली वर्क करने लगेगा, तो हार्ट की जो पंपिंग होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। हार्ट मसल्स है वो प्रॉपरली वर्क करने स्टार्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। इसमें हम प्रोसीजर करते हैं कॉर्नरी एंजियोग्राफी। कॉर्नरी एंजियोग्राफी में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो कॉर्नरी आर्टरी होती है उसमें कितनी अकमुलेशन हुई है, कितनी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि प्लास्टी करते हैं, एंजियोप्लास्टी। जैसे कि ये है कॉर्नरी आर्टरी और ये है प्लेक, जो ब्लू कलर की है ये प्लेक है। और बाहर से हम क्या करेंगे, एक कैथेटर को इंसर्ट करेंगे, बैलून कैथेटर को, जिसकी टिप में बैलून होगा। तो वो अगर इंसर्ट करेंगे हम इसमें कॉर्नरी आर्टरी में, तो वो क्या कर देंगे, बाहर से हम उसको इन्फ्लेट करेंगे। इन्फ्लेट करने के बाद क्या होगा कि जो साइड पर प्लेक बनी है, अकमुलेशन हुई है फैटी सब्सटेंस की, वो साइड पर हो जाएगी। तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ हो सकता है इसमें। सेकेंड वन इज कॉर्नरी स्टंट। कॉर्नरी स्टंट में क्या करेंगे कि बैलून टिप्ड कैथेटर जो होता है कॉर्नरी आर्टरी में, इसको इंसर्ट करेंगे। तो उसके साथ स्टंट को भी हम इंसर्ट करेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो बैलून होता है उसको हम निकाल लेंगे। तो ये स्टंट होता है वो टेम्पररी कॉर्नरी आर्टरी में रिप्लेस रहेगा। थर्ड सर्जिकल मैनेजमेंट इज कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसमें क्या हो जाता है कि जो एओर्टा होता है, जो हमारी सारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, इसमें क्या हो जाता है कि अगर कॉर्नरी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन शो की गई है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम बॉडी से किसी भी आर्टरी को लेकर, सर्जिकली आर्टरी को लेकर, और इसमें एक बाईपास बना देते हैं, मीन्स दूसरा रास्ता बना देते हैं। तो वो क्या होता है कि उस दूसरे रास्ते के साथ क्या होगा कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम वहाँ पर ही रहने देंगे, और हमारी एओर्टा से एक आर्टरी आएगी तो वो दूसरी साइड पर निकाल कर, मीन्स बाईपास सर्जरी करके, इसके साथ क्या होगा कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है कॉर्नरी आर्टरी की में ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, वो रिलीव हो सकती है। पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स होगी वो इसके साथ रिलीज होगी, मीन्स हम दूसरा रास्ता बना देंगे पेशेंट की जो हार्ट को प्रॉपरली सप्लाई कर सके, जो कॉर्नरी आर्टरी के थ्रू सप्लाई हो रही है वो प्रॉपरली हो सके। ये प्रोसीजर होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। फोर्थ सर्जिकल मैनेजमेंट इज एंथ्रेक्टमी। एंथ्रेक्टमी में क्या करते हैं कि एक ब्लेड टिप कैथेटर होता है उसको इंसर्ट करते हैं इन दी कॉर्नरी आर्टरी। तो उसके साथ क्या होगा कि जो प्लेक होती है, प्लेक को क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। ब्लेड के साथ उसको इंसिजन देके हम रिमूव कर सकते हैं, तो वो हमारी कॉर्नरी आर्टरी से बाहर आ सकता है। तो इसके साथ पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। एंथ्रेक्टमी के साथ मीन्स रिमूवल ऑफ दी जो प्लेक हुई है उसको रिमूव कर देंगे इन दी कॉर्नरी आर्टरी। So guys, I discussed about coronary artery disease, its definition, risk factor, pathophysiology, diagnostic evaluation, medical management, surgical management. So I hope understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.